Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। बीते 2 से ढाई महीने में भारत ने जिस राजनीति की बदलती तस्वीर को देखा, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया था। पहले सीजेपी सामने आती है, सीजेपी ने जो रियल पॉलिटिक्स है वो सामने ला के रखी, और उसके बाद अब सामने आई है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट की एक नई मुहिम, एक नया प्रोटेस्ट, एक नया आंदोलन जिसे कहा जा रहा है RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये बिगर देन सीजेपी है, ये सीजेपी से भी बड़ा हो सकता है, ये नेक्स्ट सीजेपी 2.0 हो सकता है। तो क्या है ये रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, इसके बारे में आज आपको ये डिटेल वीडियो होने वाला है, बताने वाले हैं। इसकी जो एक अनोनिमस लीडरशिप है, कौन इसके चेहरे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। कोर डिमांड्स क्या हैं, कोर 3 डिमांड RHA की, वो आपको बताएंगे। कैसे RHA सीजेपी से डिफरेंट है, और क्या यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में आगे जो आंदोलन चलेगा उसमें क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि जो टारगेटेड लोग होंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, क्या मिनिस्टर्स को टारगेट किया जाएगा या फिर प्रॉपर किसी मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को टारगेट किया जाएगा, क्या ओवरऑल सिनेरियो होने वाला है। रेजिग्नेशन मांगा जाएगा तो किससे मांगा जाएगा, डिमांड्स जो हैं वो किसके सामने रखी जाएंगी, और RHA का जो पॉलिटिकल कोलिजन है वो किसके खिलाफ होंगे, कौन उनके साथ में खड़ा होगा, कौन साथ नहीं खड़ा होगा, और उसके कारण क्या होंगे, इन सब के बारे में आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अगर ये RHA स्ट्रीट प्रोटेस्ट बनता है, सड़कों पर आता है, जंतर मंतर तक पहुँचता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स क्या क्या आने वाले हैं RHA के रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के सामने, और ओवरऑल सिनेरियो में बात करेंगे इस रील से रियल पॉलिटिक्स की। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। शुरुआत से अंत तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आप शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत हुई मई 2026। 15 मई का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में CJI ने एक रिमार्क दिया, एक कॉकरोच रिमार्क, और इसी रिमार्क के बाद में शुरू हुआ एक ऑनलाइन आउटरीच। अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी CJP के फॉर्म में ये आउटरीच सामने आता है। एक मीम ड्रिवन सैटायरिकल मूवमेंट था जो कि सामने आके उभर के लोगों ने देखा इसको। इसी वक्त पे एक टाइमिंग आप देखिए इस तरह की रही है कि नीट UG का जो पेपर लीक था वो भी यहाँ पे हुआ था, और उसकी वजह से जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, स्टूडेंट्स जो थे उनके अंदर गुस्सा था, अपने पीक पर था, चरम पर था। और यहीं पे ये जो CJP का एक सटायर था, यहाँ से ये एक सीरियस नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो था उसमें तब्दील हो जाता है, बन जाता है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड प्रोटेस्ट तक ये जो पूरी मुहिम थी, ये प्रोटेस्ट था, वो चलता है। ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि सिविल सोसाइटी से लेकर अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट मिलने लगा, पॉलिटिकल पार्टीज सारी साथ में आ गई जो भी अपोजिशन में थी, और उसके बाद मेन जो सेंटर में पार्टी है, जो सेंटर गवर्नमेंट है, उसका घेराव कर दिया गया। ये इशू ही ऐसा था कि एग्ज़ाम फेयरनेस जो है वो नेशनल कॉन्सेंसस है, सभी लोग इस पे सर्वसम्मति से साथ में खड़े होना चाहते हैं, और ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, एग्ज़ाम फेयर होने चाहिए। तो इस पे सभी की सहमति थी, तो इस वजह से सारे के सारे जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ के लोग थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो बाकी लोग थे सरकार के, जो अपोजिशन में खड़े रहते हैं हमेशा सेंटर के खिलाफ, वो सभी आके इस प्रोटेस्ट के साथ में CJP के साथ में खड़े हो जाते हैं। 36 दिन तक करीबन ये जो प्रेशर रहा, इसमें हमने हंगर स्ट्राइक देखी सोनम वांगचुक की, संसद चलो मार्च देखा, पुलिस की बर्बरता देखी स्टूडेंट्स के ऊपर। 36 दिन के बाद 25 जुलाई 2026 को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिया, और उसके बाद ये जो पूरा मूवमेंट था वो समाप्त होता है। अब ये जो रेजिग्नेशन था धर्मेंद्र प्रधान का, ये भी अपने आप में रेयर था, क्योंकि मोदी सरकार में इसको एक रेयर इवेंट माना जाता है, क्योंकि एक बड़े मंत्री के द्वारा कहा गया था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। खैर बाद में यहाँ पे जब ये 36 दिन का प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, CJP ने अपना प्रोटेस्ट विड्रॉ करते हुए सामने आकर ये बताया कि हम अपना प्रोटेस्ट विड्रॉ करते हैं, सरकार के साथ में बातचीत हो चुकी है, FIR सरकार विड्रॉ करेगी, स्टूडेंट्स के ऊपर अफेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलीफ के लिए एश्योरेंस दिया गया है सरकार के द्वारा। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, जेनजी प्रोटेस्ट, भारत में पहला जेनजी प्रोटेस्ट, सबसे बड़ा एजुकेशन प्रोटेस्ट, वो ख़त्म होता है। लेकिन ये जो विक्ट्री थी, जेनजी की साइकी में एक नया कॉन्फिडेंस इस विक्ट्री ने डाल दिया था। उन्हें ये सामने समझ में आने लगा, ये लगने लगा कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट जो है, कमेंट कैंपेन्स जो होती हैं, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, एंगेजमेंट जो हैं, ये सभी पॉलिसी रिफॉर्म्स करा सकते हैं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए पॉसिबल है। आप अगर
लग जाएं एक मुहिम पे, एक कैंपेन पे, सोशल मीडिया कैंपेन पे, तो आप सरकार से जवाबदेही ले सकते हैं। कुल मिला के जो रील से रियल चेंज है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सीजेपी की जो जीत थी इसके तुरंत बाद ही 25 जुलाई और 27 जुलाई के आसपास 2026, इसी बीच एक नया डिजिटल कैंपेन जो था वो एक्सप्लोड होता है। ये कैंपेन था E20 जनता पार्टी। सीजेपी थी कॉकरोच जनता पार्टी, यहाँ पे E20 जनता पार्टी, ये मूवमेंट जो था वो सामने आके उभर के खड़ा हो जाता है। ये जो नया मूवमेंट शुरू हुआ ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के सपोर्ट से जो चल रही E20 पॉलिसी है उसके खिलाफ था। ओवरऑल मूवमेंट बनना शुरू होता है। जितने भी लोग थे, जो भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं या फिर कैब ड्राइवर्स हैं, ट्रक ओनर्स हैं, कार ओनर्स हैं, सबकी अलग अलग देश भर से रील्स आने लगी, थ्रेड्स आने लगे, और एक ही बात वहाँ पे रिपीट होती थी। बताया जाता था कि माइलेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है लगातार, फ्यूल चॉइसेस की फ्रीडम कम हो चुकी है। तो यहाँ पे E20 जनता पार्टी की जो कोर अपील थी, इनकी एक कोर अपील थी, डिमांड थी कि पेट्रोल को वाइड स्केल पर अवेलेबल कराया जाए, E20 को फोर्स ना किया जाए। और कई जगह यहाँ पे जो एक टारगेटेड मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे वो बनाया गया नितिन गडकरी को। कुल मिला के जो रेजिग्नेशन था वो नितिन गडकरी से रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगते हैं लोग, क्योंकि ये जो ओवरऑल पॉलिसी है वो उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल के रूप में उन्हें फ्रेम किया गया, बताया गया कि यही मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इस मूवमेंट के साथ E20 जनता पार्टी के साथ में कई सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशन आके खड़े हो जाते हैं। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन खड़ी होती है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सपोर्ट में आती है, कांग्रेस के कई सारे लीडर्स आते हैं, एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला की जो टीम भारत है वो, इन जैसे जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी अलग अलग लोग थे अपोजिशन के, वो सभी का सपोर्ट जो था वो E20 जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन इसी दौरान में एक और पार्टी, या ये कहें कि एक मूवमेंट, क्योंकि आप देखिए कि सीजेपी और E20 जनता पार्टी इन दोनों ने अपने नाम के साथ में पार्टी ऐड करके रखा है, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी और E20 जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पे एक और ऐसा आंदोलन शुरू होता है, एक ऐसा मूवमेंट शुरू होता है जिसने खुद को एक पार्टी की तरह नहीं दिखाया। ये सामने आता है एक आंदोलन की तरह, एक प्योर मूवमेंट की तरह। ये था रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। जब E20 वेव चली रही थी, इसी समय पर, इसी के पैरेलल में इंस्टाग्राम पर एक और हैंडल क्वाइटली एक्सप्लोड होता है। ये था @रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, RHA इसका शॉर्ट फॉर्म नाम, एक डेडिकेटेड एंटी रिजर्वेशन कैंपेन जो कि भारत के सबसे सेंसिटिव सोशियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। अब ये इस तरह का मुद्दा था जो कि आमतौर पर आज तक उतने बड़े पैमाने पर नहीं उठा था, लेकिन जब ये सीजेपी और E20 जनता पार्टी का एक पूरा माहौल था देश में, तो इसी दौरान में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को भी एक मूवमेंट यहाँ पे बना दिया जाता है। अब मूवमेंट की जब शुरुआत हुई तो शॉर्ट वीडियोज़, रील्स, अलग अलग ऑडियो ट्रैक्स के साथ में, अलग अलग लोगों के रील, उनके विचार के साथ में, एक कोऑर्डिनेटेड कमेंट ड्राइव्स के साथ में यहाँ पे ये सामने उभर कर आता है। और कुछ ही दिनों में देखा जाता है कि एक मैसिव ग्रोथ यहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले 1 मिलियन फॉलोअर होते हैं, फिर 4.1 मिलियन फॉलोअर पे एक माइलस्टोन आया, और उसके बाद में तेज़ी से बढ़ते हुए इस समय तक आते आते ये 6 मिलियन फॉलोअर तक पहुँच चुका है। एक यूथ लेड डिजिटल कैंपेन के लिए ये एक बहुत ही इंसेन ग्रोथ मानी जाती है। सेम इसी तरह की ग्रोथ आपने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में भी शुरुआत में देखी थी। तो खैर यहाँ पे ये जो एक मूवमेंट आया, ये अकाउंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, किसी भी नेता, किसी भी सेलिब्रिटी के साथ में कनेक्टेड नहीं था। इसके बारे में एक चीज़ ये देखी गई खास कि ये किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था, ये सिर्फ इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल पेज है उसको फॉलो करता था। और ये चीज़ इस बात पे भी बहुत लोगों का ध्यान गया कि ये किसी को भी फॉलो नहीं करता, यानी कि कोई पॉलिटिकल लिंक इसके अभी तक नहीं है, फिलहाल नहीं है। इसके साथ में एक स्लोगन भी सामने आया जो इसके एक वर्ल्ड व्यू को, एक इसकी बिगर पिक्चर को दिखाता है, सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान। तो इस तरह का एक स्लोगन भी सामने आया। RHA के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो दरअसल एक डीप एकेडमिक फ्रस्ट्रेशन है जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो हैं उनके बीच में पनपता है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, UPSC, SSC, नीट, JEE, इन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट्स में, जब वो कट ऑफ को देखते हैं, वो बच्चे, वो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के, तो उस कट ऑफ चार्ट में जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो इंडिविजुअल मेहनत है, जो मेरिट है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। उनका परसेप्शन ये बन गया है कि
करंट सिस्टम जो है वो कंपटीशन को आर्टिफिशियली कम करता है, एजुकेशन क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, मेरिट को अंडरमाइन करता है और कास्ट डिविजन्स को कम करने के बजाय और ज़्यादा गहराता जा रहा है, उसको डीपन करता जा रहा है। तो ये जो पूरा ओवरऑल सिनेरियो है, ये यहाँ पे एक नैरेटिव जो है, एक आप कह सकते हैं कि एक एकेडमिक फ्रस्ट्रेशन जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पे दिखाता है इस मूवमेंट के अंदर। जितने भी जो रील आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, उसमें मूवमेंट ये भी क्लेम करता है कि कास्ट बेस्ड कोटा जो है वो अब सोशल जस्टिस से ज़्यादा पॉलिटिकल अर्थमेटिक का एक टूल बन चुका है। पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ कर रही हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात जो है उसके साथ साथ वोट बैंक का जो कैलकुलस है वो भी यहाँ पे लगातार चल रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है वो RHA के साथ, यानी जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसके साथ में जुड़ी हुई है, जो उसकी एक स्टार्टिंग के ये है कि एक्चुअल में ये हमने आपको बताया। अब इसकी लीडरशिप की बात करते हैं। देखिए, RHA के जो फाउंडर हैं या एडमिन हैं, अभी तक कम्प्लीटली अनोनिमस है, मतलब किसी को भी नहीं पता है, कोई क्लियर फेस नहीं है, कोई नोन लीडर नहीं है जो साथ में जुड़ा हुआ हो। अकाउंट जो है वो खुद डिक्लेयर ये करता है कि वो अभी किसी भी पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, वो एक इंडिपेंडेंट सिटीजन लेड कैंपेन है। फिर भी इस मूवमेंट के नैरेटिव को इंटेलेक्चुअली शेप करने में दो वॉइसेस सामने निकल के सामने आती हैं, प्रोमिनेंटली नज़र आती हैं। सबसे पहली एक आवाज़ जो कि दिखती है, जो अब तक थी, अभी हाल ही में जाके वो जो फेस है उसको हटा, मतलब चैनल से पिन एरिया में जो लगा हुआ था पोस्ट, वहाँ से उस पोस्ट को हटा दिया गया है। हालांकि वो जर्नलिस्ट अभी भी उनके साथ में ही है। तो सबसे पहले जो आवाज़ दिखती है वो है जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटर अजीत भारती की। अजीत भारती का एक वीडियो भी जो है वो इस पेज पे पिंड है, हाल ही में उसको शायद हटा दिया गया है। और दूसरी एक जो आवाज़ दिखती है वो है इस मूवमेंट का जो एक ओवरऑल कलेक्टिव टोन है। चाहे आप पोस्ट में देखें, चाहे कैप्शंस में देखें, वो बार बार ये एम्फेसाइज करते हैं कि आर्मी स्टाइल मेरिटोक्रेसी जो है वो होनी चाहिए। आर्मी स्टाइल मेरिटोक्रेसी का जो मॉडल है वो सामने इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कास्ट का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस जो है उसको आपको सामने लेना चाहिए मेरिट पर, कि जिसकी परफॉर्मेंस सही होगी वो आगे आएगा। कास्ट के अकॉर्डिंग आप पोजीशंस नहीं देंगे। तो ये एक चीज़ है। ये दो ओवरऑल टोन जो है वो सामने नज़र आती हैं, एक अजीत भारती की और एक जो ओवरऑल सारे जो पोस्ट डले हैं इस पेज पर उनकी। खैर, यहाँ पे डिमांड्स क्या हैं? मेन जो 3 कोर डिमांड है, अब उसकी बात कर लेते हैं। इन 3 डिमांड्स में से सबसे पहली डिमांड सामने ये दिखती आती है कि कास्ट बेस्ड कोटाज जो है उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए, पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। एजुकेशनल एडमिशन्स जो हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, उसमें सारे जाति आधारित रिजर्वेशंस को ख़त्म कर दिया जाए। RHA के हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंज जो है वही रियल मेरिटोक्रेसी तक ले जा सकता है। दूसरी डिमांड आती है कि इकोनॉमिक स्टेटस की EWS मॉडल का एक्सपेंशन किया जाए। गवर्नमेंट असिस्टेंस और कोटाज जो हैं वो स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल नीड या फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पर बेस्ड हो। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका जो EWS स्टेटस है उसको आप उसकी प्रेजेंट बैकवर्डनेस पे उसके ऊपर बेस्ड होकर देखें। उनका पॉइंट ये है कि पॉवर्टी जो है, जो गरीबी जो है, वो कास्ट के बिना भी एग्जिस्ट करती है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट में एग्जिस्ट करती है, जनरल कैटेगरी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। और स्टेट को इनकम और एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। तो ये यहाँ से दूसरी डिमांड आती है। तीसरी डिमांड क्या है? तीसरी डिमांड सामने दिखती है कि पब्लिक लाइफ से कास्ट का लीगल रिमूवल। RHA का मानना है कि स्टेट और गवर्नमेंट मशीनरी को डेली पब्लिक लाइफ, एजुकेशन फॉर्म्स, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस में कास्ट आइडेंटिटी पूछनी ही नहीं चाहिए या रिकॉग्नाइज उसको नहीं करना चाहिए, लीगली ये बंद कर देना चाहिए। आर्म फोर्सेस का एग्जांपल देकर यहाँ पे बताया जाता है कि जहाँ आर्मी में स्ट्रिक्टली मेरिट चलती है, वहाँ कास्ट न्यूट्रल सिस्टम है, सभी गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो 3 डिमांड्स हैं वो बेसिकली भारत के संविधान के तहत अगर आप देखें तो आर्टिकल 15 और 16 द्वारा प्रोटेक्टेड जो फ्रेमवर्क अब आज तक आया है चलता हुआ, उसे क्वेश्चन करती हैं, उस पर सवाल उठाती हैं, जो कि रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस के पिलर्स हैं, आर्टिकल 15 और 16। तो उनके ऊपर ये जो पूरी डिमांड्स हैं वो सवाल खड़े करती हैं यहाँ पे RHA की। तो ये तो हो गई डिमांड्स की बात। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो RHA है वो CJP से डिफरेंट कैसे है, कैसे अलग अलग तरीके से दोनों के प्रोटेस्ट अगर जो देखे जाएं, आगे RHA के जो आने वाले प्रोटेस्ट होंगे या फिर ये जो फ्यूचर है RHA का, वो कैसा रह सकता है। देखिए, यहाँ CJP और RHA के बीच में कई सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस जो हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। CJP एक इशू पर खड़ा था,
जो लार्जली कॉन्सेंशस था, मतलब एक सर्वसम्मति के साथ में एक ऐसा इशू था जिस पे सबकी सहमति थी कि हाँ भाई ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, यानी कि पेपर लीक जो है, एग्ज़ाम पेपर लीक, एनटीए के फेलियर, ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए। यहाँ ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एग्री कर रहा था, सीजेपी के साथ में खड़ा था कि पेपर लीक गलत है, स्टूडेंट्स को फेयर एग्ज़ाम एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। इसलिए सीजेपी का जो कॉज था वो नॉन पोलराइजिंग टाइप का था, पूरा इस तरह का था कि जहाँ पे लोग बहुत बड़ी मात्रा में उसके विपरीत अगेंस्ट में खड़े नहीं हुए। सभी चाहते थे, जो लोग सीजेपी के अगेंस्ट में बात कर रहे थे वो भी ये चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। आरएचए जो है, आरएचए डायरेक्टली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, एससी एसटी ओबीसी प्रोटेक्शन को चैलेंज करता है। ये वो एरिया है जहाँ पे दशकों से क्रॉस पार्टी कंसेंसस जो है वो ब्रॉडली प्रो रिजर्वेशन रहा है आज तक, चाहे आप मंडल पॉलिटिक्स से देख लीजिए, सोशल जस्टिस डिस्कोर्स से देख लीजिए, सब इसी डायरेक्शन में चले हैं। और इसीलिए आरएचए जो है वो बहुत ज़्यादा एक अलग पोलराइजिंग टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है जो कि कंबस्टेबल इशू आप इसको कह सकते हैं, कि एक ऐसे आग के गोले के ऊपर खड़ा है कि जो कभी भी अगर आगे आया, सामने आया तो बड़ा विस्फोट होगा। तो यहाँ जो मोरल कॉन्टेस्ट है बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। अब यहाँ पे देख लिया जाए कि आरएचए के टारगेट्स कौन होंगे। तो देखिए, सीजेपी के पास एक क्लियरली आइडेंटिफाइड टारगेट था, जो थे धर्मेंद्र प्रधान। उनके रेजिग्नेशन को मूवमेंट ने अपना एक प्राइमरी डिमांड बना लिया था कि ये रेजिग्नेशन हमें चाहिए, हम इससे नीचे मानेंगे ही नहीं। और वो जो डिमांड थी, जब ये फुलफ़िल हो गई, जब रेजिग्नेशन हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, तो इस मूवमेंट को एक क्लियर विन जो था वो मिल गया कि हाँ, ये सीजेपी की जीत है। इसके बाद E20 जनता पार्टी में भी आप अगर देखिए तो एक टारगेट जो थे वो आइडेंटिफाइड थे कि नितिन गडकरी हैं भाई मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और इनके रेजिग्नेशन का कॉल जो था वो लोगों ने लिया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिफाइड टारगेट था। लेकिन आरएचए का जो केस है, आरएचए का टारगेट किसी एक व्यक्ति या एक मिनिस्ट्री से बहुत बड़ा है। वो पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात यहाँ पे करते हैं, चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स भी चाहते हैं, एग्जिस्टिंग एक्ट्स को रिपील भी किया जाना चाहिए, स्टेट कोटाज जो हैं उनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो बनाना पड़ेगा। यहाँ किसी एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जो है वो इस इशू को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो मूवमेंट है ये अपनी विन कंडीशन जो है कि हाँ, जब कहा जाएगा कि आरएचए की जीत हो चुकी है, उसकी विन कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है इस वजह से। तो ये तो रही बात वो कि भाई टारगेट कौन लोग होंगे और आरएचए का आगे का एक मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो किसको अपना बनाएंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिल पाएगी उस तरह की, जहाँ तक अभी लग रहा है। खैर, अब आगे बात करते हैं कि आरएचए अब सामने आ तो गई है, लेकिन कौन कौन लोग इसके खिलाफ होंगे, कौन इसके साथ में खड़े होंगे। तो देखिए, मूवमेंट जो है शुरू हुआ है आरएचए का, इसके रील्स में, इसके पोस्ट में बोला जा रहा है, एक डायरेक्ट कॉल टू एक्शन दिया जा रहा है लोगों के द्वारा जो इसको चला रहे हैं इस अकाउंट को, स्टूडेंट्स को भी, सिटीजन्स को भी ये कहा जा रहा है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पूछने, सवाल पूछने हैं तो प्रधानमंत्री जी को टारगेट करें, प्रधानमंत्री मोदी को टैग करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टैग करें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को टैग करें, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT को टैग करें। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को बॉम्बार्ड कर दिया जाए। टारगेट यानी कि क्लियर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के जो भी टॉप नोड्स हैं उनको हिट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए डायरेक्टली। नैरेटिव में बीजेपी और अपोजिशन दोनों को इक्वली क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, दोनों को निशाने पर भी रखा जा रहा है। आरएचए के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ये लाइन रिपीट होती है कि लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी के आने से रिजर्वेशन पॉलिसी में रिफॉर्म आएगा, लेकिन सक्सेसिव बीजेपी गवर्नमेंट ने कोटास को एक्सपेंड ही किया है, जो कोटा सिस्टम है उसको एक्सपेंड ही किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा जाता है। कांग्रेस की जो कास्ट सेंसस और 50% कोटा लिमिट रिमूवल की डिमांड्स हैं, साथ ही साथ में सपा की, आरजेडी की जो मंडल पॉलिटिक्स है, ये सबको इस मूवमेंट के विपरीत समझा जाता है, इसके अगेंस्ट में समझा जाता है। ये कहा जाता है और ये माना जा सकता है कि इस मूवमेंट की जो मेरिटोक्रेसी के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो सबसे बड़े राइवल्स हैं, वो यही है। यानी कि मूवमेंट किसी भी एक कैंप के खिलाफ है ही नहीं, पूरे कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिकल कल्चर के खिलाफ है और उसका ही ये क्लेम करता है। तो ये तो एक बात हो गई कि कौन
ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आरएचए होने वाला है आगे। अब बात कर लेते हैं कि रेजिग्नेशन की जो मेन डिमांड है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती है। सिस्टम से नहीं, सियासत से यहाँ पे रेजिग्नेशन मांगा जा सकता है या फिर उनसे सवाल किया जा सकता है। सीजेपी और E20 मूवमेंट में एक स्पेसिफिक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन डिमांड किया गया। मूवमेंट का एक न्यूट्रल क्लाइमैक्स हुआ, एक सेम क्लाइमैक्स उस तरह का कि भाई एक विन विन सिचुएशन पे क्लाइमैक्स हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी क्लियर फेसेस थे। आरएचए के रील्स में एक अलग लैंग्वेज यूज़ होती है। यहाँ सिस्टमैटिक अकाउंटेबिलिटी एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इसकी बात की जाती है कि हमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ही पूरी तरह से रिज़ाइन चाहिए। और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कौन कौन करता है अब आपको आगे पता चलेगा। साथ ही यहाँ पे कहा जाता है कि ना किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर की सीट, ना ही किसी कैबिनेट मंत्री का रेजिग्नेशन, यहाँ पे पूरा ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसको हटाया जाए। अगर आंदोलन ये सड़कों पर उतरता है तो आप ये देख सकेंगे सामने आगे कि लार्ज स्केल अगर ये आंदोलन हो जाता है तो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव जो है वो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ तक पहुंच जाएगा। पीएमओ से ही डायरेक्ट बातचीत की जाएगी, डायरेक्ट उन्हीं से रिफॉर्म्स करने की मांग की जाएगी, रिजर्वेशन हटाने की मांग की जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बिना कोटा स्क्रैप नहीं हो सकते। तो ये एक और यहाँ पे पॉइंट सामने उभर कर आता है कि भाई इस बार सिस्टम से नहीं सियासत से के खिलाफ खड़ा हुआ जाएगा। एक और चीज़ सामने देखिए कि कौन लोग इसके साथ में रहेंगे और कौन इससे दूर रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मूवमेंट तो ये भी स्टूडेंट्स भी हैं इसमें। जैसे सीजेपी के साथ स्टूडेंट थे, आम जनता थी, यहाँ पे भी छात्रों की बात है, यहाँ पे भी एजुकेशन की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है। तो अब कौन सी ऐसी पार्टियाँ हैं जिनके लिए सरदर्दी बन सकता है, कौन इसके साथ में रहेंगे। तो भारत के डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल सेटअप को देखते हुए कोई भी मेजर नेशनल या रीजनल पार्टी जो है वो ओपनली आरएचए का, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का साथ देने वाली नहीं है, उस पोजीशन में नहीं दिखती है। एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज़ कंबाइंड देश का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक बनाती हैं। और वोटिंग की हर किसी को, हर पार्टी को ज़रूरत पड़ती है वोट्स की। तो उनसे उन बैर लेना या ये कहना कि उनके विपरीत जाना, इस तरह का एक स्टैंड लेना, ओपनली एंटी रिजर्वेशन स्टांस आप कह सकते हैं, ये लेना किसी भी पार्टी के लिए इलेक्टोरल सुसाइड, एक आत्महत्या बन सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये सामने आता है कि सिर्फ कुछ नॉन इलेक्टोरल जो अपर कास्ट प्रेशर ग्रुप्स हैं, इसमें आप किसी भी रीजनल ग्रुप को ले सकते हैं, करनी सेना का एक एग्जांपल देख सकते हैं, लोकल जो महासभाज हैं अपर कास्ट की, उनको देख सकते हैं। तो वो कोवर्टली यहाँ पे इस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, डिजिटल एम्प्लीफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन शायद ही देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन रखने वाली पार्टीज़ हैं उनके लिए आरएचए को ओपनली सपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। वो या तो साइलेंट रहेंगे, यहाँ पे शांत रहना प्रेफर करेंगे कि हम इस मुद्दे में पढ़ेंगे ही नहीं, साथ में आएंगे ही नहीं, जितना कम देखेंगे उतना बेहतर होगा, जैसा इस बार भी कई लोगों ने सीजेपी प्रोटेस्ट में भी किया है, या फिर काउंटर नैरेटिव बिल्ड करेंगे। तो इस तरह की दो चीज़ें हैं जो कि सामने आके हो सकती हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में उस फेज़ में फार्मर्स भी साथ में थे, सीजेपी के किसान भी साथ में उतरे, जो स्टूडेंट आउटफिट्स हैं वो भी साथ में आए, ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए, एक्टिविस्ट साथ में आ गए, ब्रॉडर जो सिविल सोसाइटी था उसका पूरा सपोर्ट सीजेपी को मिला, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम फेयरनेस का जो एक इशू था, जो मुद्दा उठाया था, वो मोरली एक्सेप्टेबल है। कोई भी पार्टी जो है वो ओपनली पेपर लीक को डिफेंस उसका नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो पूरा एक गुट बना वो ऑर्गेनिकली बिल्ड हो गया, वो बहुत ईजिली, और साथ में उसके लोग आते गए, जुड़ते गए। आरएचए के साथ में इस केस में इक्वेशन बिल्कुल उल्टी है, ऑपोजिट है। एससी, एसटी, ओबीसी पॉलिटिकल ब्लॉक्स और उनकी जो पार्टीज़ हैं, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, डिफरेंट रीजनल पार्टीज़ हैं, सोशल जस्टिस आउटफिट्स हैं, वो यहाँ पे डिफेंसिव हो सकते हैं। उनका पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड है, इसलिए एंटी रिजर्वेशन को पुश करने के समय पर वो इसको एक थ्रेट की तरह महसूस कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि आरएचए के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज्ड एक पुशबैक बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत एग्रेसिवली तरीके से सामने आएगा, जो कि इस समय भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे देखा भी जा सकता है। कई सारे जो क्रिटिक्स हैं, लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं इस पूरे आरएचए को। सीजेपी ने यहाँ पे
मीम से स्ट्रीट तक जो एक जंप दिखाया था अपना, कि एक सटायरिकल कैंपेन की तरह, एक पेज की तरह शुरू हुआ, फिर मीम पेज जो बना उसके बाद सोशल मीडिया से लेके जंतर मंतर तक पहुंच गया, स्ट्रीट तक पहुंच गया, हज़ारों लोगों की, बच्चों की भीड़ यहाँ पे सामने आ गई। ये जो एक फिजिकल प्रेजेंस था जंतर मंतर पर, हंगर स्ट्राइक थी, पुलिस का जो एक्शन हुआ, लाइव मीडिया कवरेज था, इसने इस पूरे डिजिटल एंगर को एक इंस्टीट्यूशनल प्रेशर में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सीजेपी के साथ ये पूरा एक सिनेरियो रहा। यहाँ ऑनलाइन सेंटीमेंट जो था उसको डायरेक्ट ग्राउंड पर दिखाया गया और उसके बाद में हुआ यही कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन देना पड़ा। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आरएचए के साथ में अभी तक कोई प्राइमरी ऑनलाइन एंटिटी, क्योंकि ये सब एक इस तरह से है कि अभी एक ऑनलाइन पेज है। अब आने वाले समय में देखने वाली चीज़ होगी कि कोई मार्च अनाउंस ये लोग करते हैं, कोई प्रोटेस्ट अनाउंस करते हैं, इस तरह के इक्विवेलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट अगर ये करते हैं और जेन्युइनली अगर लार्ज स्केल पर इसका तब्दीली सामने नज़र आई, तो वो तभी पता चल पाएगा कि ये जो 6 मिलियन फॉलोअर अभी हुए हैं इंस्टाग्राम पे, वो ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन उनका कितना ज़्यादा होता है, उसमें कितना कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ अभी देखने वाली है, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल इस तरह के कोई मार्च या कोई प्रोटेस्ट जो है सामने ग्राउंड पर निकल कर सामने नहीं आए हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मेन बात कर ली जाए कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स की। देखिए, इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर अचीव करना इतनी जल्दी एक खुद में एक बड़ा डिजिटल माइलस्टोन है, लेकिन वो डिजिटल माइलस्टोन है, इसे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी रिफॉर्म में कन्वर्ट करना एक बहुत जटिल रास्ता दिखता है आगे का। कोटा सिस्टम को स्क्रैप करने में या मेजरली ऑल्टर करने में पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करना होगा। उसके बाद कम से कम 50% स्टेट असेंबलीज़ और से उस पूरे अमेंडमेंट को रेटिफाई कराना होगा। इसके ऊपर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो भी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंडर सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जा सकता है। और इसके तहत अगर पार्लियामेंट कोई सडन प्रेशर में आके, या मान लीजिए कि इस प्रोटेस्ट से सीजेपी के साथ एक प्रेशर डेवलप हुआ, उसके बाद में डिसीजन लिया गया, पार्लियामेंट अगर यहाँ आरएचए के संदर्भ में एक एंटी रिजर्वेशन मूव करती भी है, तो जुडिशियल रिव्यू में हो सकता है कि इसे स्ट्रक डाउन किया जाए, इसे रोक दिया जाए। तो ये रिस्क भी जो है वो सामने उभर कर आ सकता है, और ये रियल रिस्क नहीं है, रियल रिस्क है, ऐसा हो सकता है। तो यानी आरएचए का जो पाथ है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होने वाला है, ये डीपली लीगल होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स जो हैं वो भी सामने आएंगे, और काफ़ी हद तक ये देखा जाएगा कि रास्ता है जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो सकता है। सीजेपी के नीट एजिटेशन में जो पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी था, रिलेटिवली यूनिफाइड था। आप इसको देखें कि एक साथ खड़ा हुआ था, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सब एक साथ खड़े थे। कॉज जो था वो ब्रॉडली एक्सेप्टेबल भी था, विक्टिम्स भी क्लियर थे, टारगेट क्लियर थे कि कौन कौन लोग कल्प्रिट हैं, किसको हटाना चाहिए, किसको नहीं हटाना चाहिए, ये सब चीज़ें थी। लेकिन रिजर्वेशन एक ऐसा इशू है जो बिल्कुल ऑपोजिट टेरिटरी में सामने आता है। आरएचए ग्राउंड लेवल पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट जब शुरू करेगी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के, तो उसके रिस्पॉन्स में ये सामने देखने को मिल सकता है उस समय पर कि SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, भीम आर्मी आप ले लीजिए, अलग अलग जो बहुजन आउटफिट्स हैं उन्हें ले लीजिए, रीजनल सोशल जस्टिस ग्रुप्स को ले लीजिए, तो ये देखने को मिल सकता है कि आगे जाके जब स्ट्रीट पर आरएचए उतरेगी तो उनके सामने एक काउंटर मोबिलाइजेशन ये सब पार्टीज़ भी कर सकती हैं, सामने ये लोग भी उतर सकते हैं सड़कों पर। ये पूरा सिनेरियो देश में एक सीवियर सोशल फ्रिक्शन पैदा कर सकता है, आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्रंटेशन सामने हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको भी ये चैलेंज कर सकता है कहीं ना कहीं। तो अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि आरएचए कहाँ तक जाती है, किस तरह से अपना प्रोटेस्ट जो है उसको शुरू करती है, स्टार्ट करती है। खैर, एक बात साफ है कि रील से रियल पॉलिटिक्स जो है इस समय देश उसका गवाह बन रहा है, देश उसको देख रहा है, हम सब देख रहे हैं, हम सब इसका गवाह बन रहे हैं। जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है, इसने ये क्लियर कर दिया है कि भारत का जो यूथ है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील्स नहीं देख रहा है। पहले आप देखिए कि सीजेपी ने इस बात को क्लियर किया, उसके बाद में अब जो आरएचए सामने आया और उभर कर इतनी बड़ी एक ऑनलाइन पार्टी बन चुका है 6 मिलियन फॉलोअर के साथ में, तो उसने ये साफ कर दिया है कि जो भारत का युवा है अब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील्स को स्क्रॉल नहीं करता है, वो सोशल मीडिया एल्गोरिदम का स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल करता है देश के सबसे सेंसिटिव पॉलिसी इश्यूज़ को नेशनल कन्वर्सेशन के सेंटर में लाने के लिए। वो ये ताकत रखता है।
इंटरनेट का जो रील कल्चर है अब देश की रियल पॉलिटिक्स को रीशेप कर रहा है और ये सरकारों को मानना होगा, समझना होगा। सोशल मीडिया से निकली हुई आवाज़ अब कैबिनेट तक भी जाती हैं, कैबिनेट रूम्स तक भी जाती हैं, अदालतों तक जाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक जाती हैं और संसद के कॉरिडोर्स में भी गूंजती हैं। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है आरएचए के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस तरह से ये जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है, जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.